Hello and welcome to the another application of Kirchhoff's law. Dear friends, here you have been given a circuit and the problem statement is in the circuit shown in the figure. Epsilon 1 is 3 volt, epsilon 2 is 2 volt and epsilon 3 is 1 volt. Every resistor concerned here is of 1 ohm. That is capital R, R1, R2 and R3. All are of 1 ohm. They have asked to find out the current flowing through each branch. That is, you are to find out the current flowing through R1, R2 and R3. This is the problem statement. Now, for your puzzle, I have redrawn the same diagram. Additionally, I have named various points like this: A, B, C, D, E and F. Now, start करते हैं इसको solve करना. तो taking the current distribution as shown in the figure. पहले भी मैं आपको आगे के वीडियो में बता चुका हूँ कि हायर पोटेंशियल डिफरेंस की, हायर वोल्टेज की जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ मानो तो ज़्यादातर केसेस में करंट की डायरेक्शन सही मिलती है. वैसे भी घबराने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यदि करंट की डायरेक्शन जो आपने सपोज की है वो यदि एक्चुअल करंट डायरेक्शन से डिफरेंट है, अपोजिट है, तो आप जब सॉल्व करते हो तो वो करंट नेगेटिव आता है. तो उसके बाद में फर्दर सॉल्यूशन के लिए आपको करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ऐसी कोई एप्लीकेशन हमारे बीच में आएगी तो आप लोगों को उस टाइम में बताऊंगा. तो टू स्टार्ट विथ मैंने यहाँ पर एनालाइज किया कि ये करंट 3 वोल्ट का है, सॉरी ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है, वो 2 वोल्ट का और ये 1 वोल्ट का. यानी ये बैटरी 3 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की है और ये 1 वोल्ट की है. तो जो 3 वोल्ट की बैटरी है उसमें से थ्रेड करता हुआ, उसमें से निकलता हुआ करंट मैंने I1 मान लिया. हर बारी एक ही टाइप का करंट लेने से बातें मोनोटोनस हो जाती है, तो इस बारी मैंने सिंबल I1, I2 की टर्म्स में वर्क किया है. इसमें से निकलता हुआ करंट मैंने I2 ले लिया. अब ये जंक्शन पॉइंट A जो है वहाँ पर जंक्शन रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल यूज करता हूँ तो इनकमिंग करंट मेरा बन जाता है I1 एंड I2. तो I1 प्लस I2 वुड हैव बीन द आउटगोइंग करंट. तो ब्रांच ए बी में मैंने करंट I1 प्लस I2 ले लिया है. तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन रूल. अब सीधी सी बात है कि 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो मुझे 2 लीनियर इक्वेशन जनरेट करना होगा और उसके लिए मुझे 2 डिफरेंट लूप्स लेने होंगे. तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है, आप लोग जैसे देख सकते हो, ये टेकिंग द करंट डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन इन द फिगर एंड 2 अलग अलग लूप लेनी है. उसमें से पहली लूप ली है मैंने A D E F A. फिर से मैं दिखा देता हूँ, A D E F A ये लूप ली है और अननोन की टर्म्स में मैंने पहले पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है. आप लोग देखिए, पहले मैं जब A D E F A लूप ट्रैवर्स करता हूँ तो मुझे A से D जाना होगा और A से D में 2 सर्किट कंपोनेंट्स है, वन इज द रेजिस्टर एंड अनदर इज अ बैटरी. तो 2 टर्म्स उसके लिए आएगी. करंट मेरी अपोजिट है क्योंकि मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ A से D डायरेक्शन में और करंट आ रहा है D से A डायरेक्शन में. तो उस केस में IR प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो I2 R2. और फिर मैं जैसे A से D जाता हूँ तो एक बैटरी आती है और उस बैटरी में पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना होगा एंड देयरफॉर इट इज -E2. अब D से E कोई सर्किट कंपोनेंट आता नहीं है, E से F जाता हूँ तो वापस 2 सर्किट कंपोनेंट्स आते हैं, तो उसकी ये 2 टर्म्स आएंगी और मैं पहुँच जाऊँगा A पर, तो इक्वल टू 0 लिखना है. तो फिर से वो 2 टर्म्स जो है वो एक एप्सिलॉन 1 की है और एक IR प्रोडक्ट आएगा. अब आपको पता है कि ये ब्रांच में करंट I है, तो यहाँ पर सब ब्रांचिंग ना होने की वजह से DEFA में पूरा I1 करंट फ्लो करेगा और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, DEFA डायरेक्शन में.
होगा। अगेन वो जो दो टर्म्स लिखनी बाकी थी वो मैं लिख लेता हूँ। तो जब मैं डी से ई जाता हूँ तो कोई सर्किट कंपोनेंट नहीं है, ई से एफ जाता हूँ तो पहले बैटरी आती है और फिर पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आता है तो प्लस एप्सिलॉन 1। करंट में जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में है तो आई आर प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आना है तो माइनस I1 R1 इक्वल टू 0। यहाँ से पूरी वैल्यूज जो है वो रेफर करके मैंने लिख दी है। R2 1 है तो I2, एप्सिलॉन 2 है तो -2, एप्सिलॉन 1 3 है, एप्सिलॉन 1 3 है तो +3 और R1 स्मॉल r1 1 है तो -I1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लिया -I1 + I2 + 1 इक्वल टू 0 और उसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक और लूप लेनी है। फॉर दैट सेक मेरे पास और दो लूप लेने के चांसेस है। जैसे एक मैंने यहाँ ले रखी ए बी सी डी ए, ये एक लूप ले सकता हूँ जो मैंने लेकर के सॉल्व किया। यदि वो लूप यदि मुझे नहीं लेनी थी तो ये भी तो लूप अवेलेबल है, ए बी सी डी ई एफ, ए भी तो लेकर के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बट जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने लूप लिया है ए बी सी डी ए, तो ए बी सी डी ए लूप लेने के बाद इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ए बी सी डी लिया मैंने तो ए से बी जाऊंगा तो मुझे कोई सर्किट कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, आई आर प्रोडक्ट और एप्सिलॉन की कोई टर्म नहीं आएगी। बी से सी जाता हूँ तो मुझे दो सर्किट कंपोनेंट मिलते हैं। करंट मेरी डायरेक्शन में है उतना याद रखना, तो वो आई आर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब देखना ये आई है ये आर है तो आई आर प्रोडक्ट की साइन नेगेटिव है। करंट है I1 + I2 और रेजिस्टेंस है R3। उसके बाद एक EMF की टर्म आती है, बैटरी आती है एप्सिलॉन 3। बट जैसे मैं ट्रैवर्स करता हूँ B से C तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो उसका पोटेंशियल मुझे नेगेटिव लेना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ले रखा है -E3। फिर आगे C से D जाता हूँ, कोई सर्किट कंपोनेंट नहीं है। D से A जाऊंगा तो दो टर्म्स आनी है, आप लोग देखना ये दो टर्म्स है। पहले EMF की टर्म आती है, उसका पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है तो +ε2 और फिर एक IR प्रोडक्ट नेगेटिव आना है, दैट इज -I2 R2 इक्वल टू 0। फिर मैंने वैल्यूज रेफर करके जिसकी जो थी, मतलब मुझे अभी भी याद है कैपिटल R, स्मॉल r1 r2 और r3 ये तीनों 111 ओम के हैं, ये चारों 111 ओम के हैं। एप्सिलॉन 1 3 वोल्ट है, एप्सिलॉन 2 2 वोल्ट है, एप्सिलॉन 3 1 वोल्ट है। तो बाकी की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया एंड आई गॉट इक्वेशन नंबर 2। अब पहले से ही आपको पता ही था कि ये दो लीनियर इक्वेशन बनने वाले हैं, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन करना है, तो ये मैंने पहले रीराइट कर लिया। जैसे कि यहाँ लिखा था वो यहाँ है -I1 + I2 + 1 = 0। और ये वाला इक्वेशन जो मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिला है वो मैंने लिख लिया -I1 -2I2 + 1 = 0। अब I2 को एलिमिनेट करने के लिए +2 से मल्टीप्लाई करके रीराइट कर लिया, that is -2I1 + 2I2 + 2 = 0। एंड ये वाला इक्वेशन -I1 -2I2 + 1 = 0, ये तो कैंसिल ऑफ हो गया। ये हो गया -3I1 2 + 1 3 और उसको सॉल्व करके मैंने लिख लिया है I1 = 1 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू मेरे पास ये दो इक्वेशन ही है, यहाँ पर भी कोई भी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर दैट सेक आई हैव सिलेक्टेड -I1 + I2 + 1 = 0 में मैंने I1 की वैल्यू जो 1 एम्पियर आई थी वो मैंने रखी है, तो ये -1 + I2, देखना -1 जो वैल्यू मुझे I1 की मिली है, ये माइनस साइन कंटिन्यू करके +1 यानी -1 बन के लिख दिया। ये I2 + 1 = 0 यानी I2 मुझे 0 मिल गया। अब आप लोग देखना, वापस से फिगर रेफर करो तो पता चलेगा कि आपका I1 1 एम्पियर करंट है, I2 इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा,
और यहाँ से जो दो करंट जा रहा है वो मिलकर के ये करंट को कंस्टिट्यूट करेगा, दैट इज I1 प्लस 0, तो I1 1 एम्पियर है। यानी मेरा जो आंसर है वो ये बन गया, करंट थ्रू दी रेजिस्टर R1 is 1 ampere, through R2 is 0 ampere and through R3 is 1 ampere। अब मेरा लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो बच गया है वो टेकिंग द लूप, ओपन लूप, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग देखना कि ओपन लूप ले रखी है, कौन सी, ये पॉइंट से, यानी ये कैपिटल ए से, स्मॉल ए से, डी से बी, यानी वो लूप मैं लेता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एट ए। अब ये ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, बिकॉज वो क्लोज लूप में या तो किसी भी बैटरी के कनेक्शन में नहीं आ रही है, तो वो हो जाएगा वी ए। फिर देखना आप ये एक I2 R2, बट इसमें भी करंट जीरो आ रहा है, तो वो मैंने 1 इंटू जीरो लिख दिया, साइन तो उसकी मायना नहीं रखेगी, 1 इंटू जीरो। और फिर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो उसके लिए माइनस साइन आएगी, तो -1। लूप खत्म हो रही है, ओपन लूप खत्म हो रही है, तो इक्वेट कर दिया लास्ट वाला पोटेंशियल से, तो वो है VB। उसको रीअरेंज करके मुझे मिल जाता है VM माइनस VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 1 वोल्ट। सो ये तरीका होता है किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने का। आगे के वीडियो में मैं कुछ थियरी के वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा और ऐसे न्यूमेरिकल्स के भी वीडियोस बनाऊंगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।